हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में जिसमें बात करेंगे कोस्ट गार्ड डीबी जीडी और यांत्रिक के लिए मैराथन प्रैक्टिस सेट। मैराथन प्रैक्टिस सेट का मतलब क्या है? अब रोज़ तांडव होगा। कल आपने तांडव देखा जिसमें से हमने 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस किए और आज भी हम लोग 4 प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे, मतलब कि 4 क्वेश्चन पेपर। तो छोटा मोटा बात नहीं है, 4 क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना। 2 क्वेश्चन पेपर आपके रहेंगे साइंस के और 2 क्वेश्चन पेपर रहेंगे आपके जीके के। आपको पता होना चाहिए कि 10 क्वेश्चन आपके आते हैं साइंस में, तो 2 क्वेश्चन मतलब कि 2 क्वेश्चन पेपर मतलब कि 20 क्वेश्चन आपके साइंस के होंगे और 2 प्रैक्टिस सेट आपके जीके के मतलब कि 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 10 क्वेश्चन इसके मतलब कि टोटल यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत हुआ है और इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। साइंस और जीके दोनों का 2-2 मॉक टेस्ट मतलब कि 4 मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। क्लास नंबर होने वाला है 2 और लाइव आपको पता है 7 बजे से। कल क्लास 8 बजे से हुआ, लेकिन अब 7 बजे से डेली आपका लाइव रहेगा, तो आपको 7 बजे बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। क्लास 7 बजे लाइव आ जाना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अभी तक आपने नहीं किया है तो। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा एंड क्लासेस वगैरह अपडेट भी टेलीग्राम पे मिलते रहता है टाइम टू टाइम, तो वहाँ पे ऐड होना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कल वाले क्लास का जो क्लास नंबर 1 था उसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ पे जाके ज़रूर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। इसका पीडीएफ या मिल जाएगा आपको। सो क्लास चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। इसको एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए, जैसे कि आपको इसका स्टार्ट दिखाई मतलब कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, मतलब कि यहाँ पे डिस्कस क्लास नंबर 2 और यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आपका जीके का क्वेश्चन पेपर। मतलब कि कल 2 प्रैक्टिस सेट हमने जीके कर लिया था, आज प्रैक्टिस सेट करेंगे तीसरा नंबर और इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं। ये अभी डिस्कस करेंगे जीके सामान्य ज्ञान का तीसरा नंबर प्रैक्टिस सेट। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बिना समय गवाए हुए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? चलिए भाई साहब फटाफट क्वेश्चन को टिक कीजिए। आंसर आपका क्या होना चाहिए? देखिए, ऑप्शन ए में दे रखा है अकबर, बी में जहांगीर, सी में शाहजहां और डी में औरंगजेब। अच्छा खासा क्वेश्चन रखा गया है। किस मुगल सम्राट ने पहली बार अंग्रेजों को भारत में व्यापार करने एवं कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो राइट आंसर क्या होगा देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो मैं आपको बता दूं, आपको जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो चलिए मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो होने वाला है, किसने अनुमति दी थी व्यापार और कारखाना स्थापित करने की? तो वो थे जहांगीर, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बताते चलना है मॉक टेस्ट नंबर चल रहा है 3, 2 मॉक टेस्ट ऑलरेडी कल डिस्कस कर लिया है, उसका प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा आपको, वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आपका 2 से। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, लिख लीजिएगा, VVI लगा लीजिए। वित्त आयोग जो होता है अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? ऑप्शन ए में दे रखा है वित्त मंत्री, बी में दे रखा है योजना आयोग, सी में दे रखा है सांसद और डी में दे रखा है राष्ट्रपति। एकदम जैसा आपका पेपर आता है ना, सेम उसी को डिज़ाइन किया गया है। एक भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब कि गलत है ये क्वेश्चन या फिर ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है। आप पूरा एक बार मॉक टेस्ट दे के देखिए, कल वाला मॉक टेस्ट जिसने दिया है वो ज़रूर दोहरा आएगा। वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किसको सौंपता है? वित्त मंत्री, योजना आयोग, संसद और राष्ट्रपति। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा आप बता दीजिए कि किसको सौंपता है। तो चलिए मैं इसका राइट आंसर बता दूं, जो वित्त आयोग होता है अपनी सिफारिशें जो सौंपता है वो किसे सौंपता है? तो भाई साहब वो कौन है? राष्ट्रपति सर्वेसर्वा, जो कि आपका ऑप्शन डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। और कैसा लग रहा है भाई साहब क्वेश्चन, एक बार ज़रूर शेयर कर दीजिए एंड लाइक कर दीजिए वीडियो को। ओके, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 3, अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां तथा भित्ति चित्र मिलते हैं? आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछता है जैसे कि अजंता एलोरा की जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में है, और बहुत सारे चीज़ें इसके बारे में मतलब कि ये पूछ लेता है आपसे। और इम्पॉर्टेंट भी आ भी सकता है कि किस राज्य में है, तो वो बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसका क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ फिर से, अजंता एलोरा की सुप्रसिद्ध गुफाओं में किस धर्म से संबंधित मूर्तियां तथा भित्ति चित्र मिलते हैं? ऑप्शन ए में दे रखा है हिंदू धर्म,
बी में दे रखा है बौद्ध धर्म, सी में दे रखा है जैन धर्म और डी में दे रखा है ये सभी। तो चलिए भाई साहब राइट आंसर क्या होगा बताइए इसका, कि किसका मतलब संबंधित मूर्तियाँ तथा किस धर्म से संबंधित मूर्तियाँ तथा भित्ति चित्र मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है ये सभी, मतलब कि हिंदू धर्म के भी, बौद्ध धर्म के भी और जैन धर्म के भी। चलिए अब आप बता दीजिए कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं है वो कहाँ पर है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ पे है भाई साहब, तो वो है आपका, ये भी नोट कर लीजिए, महाराष्ट्र में है, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। तो भी आई है, कई बार आया भी है। महाराष्ट्र आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य में है। और ये जो गुफाएं बनाई गई हैं, ये जो गुफाएं बनाई गई, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये अगर आपसे पूछ ले कितने चट्टानों को काट कर, तो मैं बता दूँ आपको 29 चट्टानों को काट के, आप नोट कर सकते हैं करना चाहें तो, 29 चट्टानों को काट के क्या किया गया है, बनाया गया है बौद्ध धर्म का स्मारक। कितने बौद्ध धर्म के स्मारक को बनाने में 29 चट्टानों को काट कर बौद्ध धर्म का स्मारक बनाया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, और जानकारी भी रखना चाहिए। अगर आप चीज़ पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें जानकारी आपके पास होनी चाहिए। कोई पूछ दे तो आप बताएं फटाफट, ये नहीं कि सोचे कि नहीं भाई साहब ये तो पढ़ा था लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। तो ऐसा नहीं, जो भी पढ़िए उसको क्लियरली करते चलिए कि आगे कोई भी दिक्कत ना आए, उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आप टिक करके निकलते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो इम्पॉर्टेंट है। और चलिए बताइए गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है बिहार, ऑप्शन में बी में दे रखा है गुजरात, सी में दे रखा है महाराष्ट्र और डी में दे रखा है राजस्थान। चलिए राइट आंसर क्या होगा आपको बता देना है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में है। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। चलिए मैं आपको बता दूँ, तो ये राइट आंसर जो हो जाएगा आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान। इसका आंसर आप लोग बताइए, तब तक इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए गिर राष्ट्रीय उद्यान में अगर बात करें तो स्पेशल अगर बात कर ले पशुओं की, तो कौन कौन से पशु मतलब कि मेन जो पशु है वो पाए जाते हैं। तो स्पेशली ये है शेर के लिए, शेर, उसके बाद है सांभर, आप नोट करते चलिए, स्पेर, सांभर, तेंदुआ, स्पेर, सांभर, तेंदुआ, और होते हैं क्या, जंगली सूअर। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप अगर नोट करना चाहें तो ज़रूर कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठे हैं और नहीं बैठे हैं तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। गिर राष्ट्रीय उद्यान में कौन कौन से पशु हैं, शेर है, सांभर, तेंदुआ और जंगली सूअर, इंपॉर्टेंट है। और चलिए इसका राइट आंसर मैं दे दूँ आपको, गिर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है, गुजरात में है, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 5 पे, जो कि पहले मॉक टेस्ट का आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, मतलब कि लास्ट क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट भी है भाई साहब। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्योंकि ये मुख्यालय है और मुख्यालय से हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आपके चांसेस रहते हैं कि किसी न किसी शिफ्ट में आपको मिले। पहला क्वेश्चन दे रखा है गैट, गैट का मुख्यालय कहाँ है, GATT लिखा गया है। ओके, तो गैट का मुख्यालय कहाँ पे है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है मनीला, बी में पेरिस, सी में जेनेवा और डी में दे रखा है लंदन। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर इसका देता है कि गैट का मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला, पेरिस, जेनेवा, लंदन। ओके, तो इसके साथ से कई सारे क्वेश्चन और भी आते हैं जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूं यहीं पे, गैट का मुख्यालय कहाँ है, तो मनीला, पेरिस, जेनेवा, लंदन। इसका आंसर आप बताइए, जब तक मैं और 3-4 चीज़ जो है इंपॉर्टेंट मुख्यालय जब मैं उसको डिस्कस कर लूँ। जैसे कि बात कर लें एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, एशियाई, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, ADB जिसे बोलते हैं, ADB। ओके, एशियाई विकास बैंक जिसे बोलते हैं, ये कहाँ पे है, एशियाई विकास बैंक। तो इसको नोट करना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, एशियाई विकास बैंक। ओके, मैं थोड़ा सा इसका कम कर देता हूँ। एशियाई विकास बैंक कहाँ पे है भाई साहब, तो एशियाई विकास बैंक है आपका मनीला में। तो नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, एशियाई विकास बैंक कहाँ पे है, मनीला में है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं, आपका एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बात कर ले रेड क्रॉस, रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो रेड क्रॉस का मुख्यालय आपका है जेनेवा। नोट करते चलिए भाई साहब, इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताते चल रहा हूँ। उसके बाद है आपका रेड क्रॉस हो गया, एशियाई विकास बैंक हो गया जिसे ADB बोलेंगे। और उसके बाद आपके नाटो से भी क्वेश्चन आता है। नाटो कहाँ पे है, तो नाटो का मुख्यालय जो है आपका ब्रुसेल्स। ओके,
तो ये आप नोट कर सकते हैं, ब्रूसलेस नाटो का। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है आपका, नाटो हो गया, एशिया विकास, रेड क्रॉस हो गया। एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, सार्क, SAARC। सार्क कहाँ पे है, सार्क का मुख्यालय, तो ये है भाई साहब आपका नेपाल, काठमांडू। तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। ओके, तो रेड क्रॉस जेनेवा में है, नाटो का ब्रुसेल्स, सार्क का काठमांडू। एक क्वेश्चन और था, एशियाई विकास बैंक ADB जिसे मनीला में है, और इसका जो गैट का मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है, तो गैट का मुख्यालय आपका कहाँ पे है भाई साहब, बताइए जल्दी, बताइए जल्दी। तो गैट का आपका मुख्यालय है कहाँ पे, तो गैट का मुख्यालय आपका है जेनेवा में, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक चीज़ और भी मैं आपको बताते चलूँगा, थोड़ा सा आप फोकस कीजिएगा। गैट का अगर फुल फॉर्म आपसे पूछ ले तो आप लोग को क्या बताना है, जनरल एग्रीमेंट, नोट कर लीजिए, हो सकता है आपसे पूछ ले, जनरल एग्रीमेंट टैरिफ। ओके, टैरिफ, ये डबल एफ है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, टैरिफ एंड, उसके बाद टैरिफ एंड ट्रेड। ओके, तो ये इसका फुल फॉर्म है, नोट कर लीजिए। इसका स्थापना कब हुआ था, जेनेवा में स्थापना हुआ, कब स्थापना हुआ, तो 1948 में इसका स्थापना हुआ था। चलिए, इससे अब देखिए, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हुए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। चलिए चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 पे। तीसरा ये मॉक टेस्ट था, कल 2 डिस्कस किया था, तीसरा कंप्लीट हुआ, और इसके मॉक टेस्ट में आपके 5 में से कितने राइट आंसर हुए आपको बता देना है। चलिए स्कोर बताइए, 5 में से कितने सही हुए। ओके, जल्दी से बताइए स्कोर कितना सही हुआ आपका। चलिए क्वेश्चन मॉक टेस्ट नंबर चलेंगे, जीके के आपका मॉक टेस्ट में 4। चौथे नंबर मॉक टेस्ट में चलेंगे प्रैक्टिस सेट, जीके का प्रैक्टिस सेट चौथे पे चलेंगे। इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं भाई साहब, तांडव हो रहा है, तांडव। तो प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मतलब कि लाइक कीजिए एंड शेयर कर दीजिए एक बार दोस्तों के पास। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फिर से 1 से स्टार्ट करेंगे। मॉक टेस्ट नंबर आपका चौथा स्टार्ट हो चुका है, चौथा मॉक टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। तो एक बार लाइक कर दीजिए एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा भाई साहब, सपोर्ट आएगा तभी बहुत कुछ आपको मिलेगा। क्वेश्चन 1 में दे रखा है, पोलो में कितने प्लेयर होते हैं। तो हो सकता है किसी न किसी, हर शिफ्ट में तो बात नहीं करेंगे, लेकिन किसी न किसी शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिले। पोलो में कितने प्लेयर होते हैं आपको बताना है, कितने खिलाड़ी होते हैं। पोलो आपका जो खेल होता है, इस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है 8, बी में दे रखा है 6, सी में दे रखा है 4 और डी में दे रखा है 7। तो चलिए भाई साहब बताइए पोलो में कितने प्लेयर होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आप पोलो में कितने प्लेयर होते हैं, तो पोलो में आपके होते हैं 4 प्लेयर, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए, अगर आपसे खिलाड़ियों की संख्या पूछ ले, अगर बाई चांस ये ना आके दूसरा कुछ आ जाए, कबड्डी आ जाए, बेसबॉल आ जाए, बास्केटबॉल आ जाए, तो आप कैसे डील करिएगा। तो मैं आपको बता दूं, एक मेरा प्लेलिस्ट है जीके का जादू, जीके का जादू, एक बार प्लेलिस्ट उसमें जाके देखिए और सारा आपको जादू की तरह याद हो जाएगा। ये प्लेयर बात कर ले, आपका मकबरा बात कर ले, बहुत सारी चीज़ें, अभ्यारण्य वगैरह बात कर ले, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जीके का जादू में आपको मतलब कि ट्रिक के माध्यम से डिस्कस किया गया है। एक बार उसको जरूर डिस्कस कर लीजिए। और मैं जैसे ये प्लेयर वाला याद करना है, तो इसको मैंने आपको कैसे याद करना रखा है, P4 बास्केटबॉल, इसको हिंदी में याद कर सकते हैं, बास्केटबॉल, P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। इस तरीके से इसको मैंने डिस्कस किया है। P4 मतलब पोलो 4 है, बास्केटबॉल 5 है, वॉलीबॉल 6 है, नेटबॉल 7, जिम्नास्टिक 8, खो खो 9, बेसबॉल भी आपका 9 हो जाएगा, और कबड्डी भी 7 हो जाएगा, वाटर पोलो भी आता है, पोलो 4 जैसे कि यहाँ पे देख लिया आपने। उसके बाद टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, तो 1 या 2 टेबल टेनिस है, बैडमिंटन में 1 या 2 आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद बात कर ले आपका जैसे बोलते हैं आपका क्रिकेट में तो सभी को पता होगा 11, फुटबॉल 11, हॉकी 11। तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपको ट्रिक के माध्यम से उस प्लेलिस्ट में डिस्कस किया गया है। तो एक बार भाई साहब ज़रूर विजिट कीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलने वाला है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है, लोकसभा के बारे में सत्य कथन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा ज़रूर। लोकसभा के बारे में सत्य कथन है और आपको राइट आंसर देना है कि लोकसभा के बारे में सत्य कथन कौन सा है। ऑप्शन ए में दे रखा है यह अस्थायी सदन है, ऑप्शन बी में दे रखा है कि अत्यधिक अवधि 6 साल की होती है, ऑप्शन सी में दे रखा है में लोगों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, और ऑप्शन डी में दे रखा है संसद का ऊपरी सदन है। लोकसभा के बारे में सत्य कथन, यह स्थायी सदन है कि अत्यधिक अवधि 6 साल की होती है, में लोगों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, संसद का ऊपरी सदन है।
चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। क्वेश्चन नंबर है 2 और क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या देते हैं। तो लोकसभा के बारे में सत्य कथन जो यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो में लोगों द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर 3 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान दीजिएगा। भारत एवं चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है। इससे भी क्वेश्चन अगर आपके शिफ्ट में आए तो इससे भी आपका कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे पूरा का पूरा सोच रहा हूँ कि क्लियर कर दो इसको, कि आपसे कोई भी क्वेश्चन बचे नहीं। तो चलिए, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है वो आपको बता देना है। ऑप्शन ए में दे रखा है मैकमोहन रेखा, बी में दे रखा है रेडक्लिफ रेखा, सी में मेनरहिम रेखा और डी में दे रखा है डूरंड रेखा। डूरंड थोड़ा लिखने में गलती हुआ है, लेकिन डूरंड आप समझ लीजिएगा कि वही है। ओके, एक होता है डूरंड कप भी, जो कि किससे संबंधित है। आप बताइए तो डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, कमेंट सेक्शन में बताइए, तब तक मैं इसको बताता हूँ। तो चलिए, भारत और चीन के बीच में जो रेखा है वो कौन सी रेखा है। तो भारत और चीन के बीच में आपका है मैकमोहन रेखा, जो कि ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। अब चलिए, रेडक्लिफ रेखा जो है ये किस दो देशों के बीच में है। तो रेडक्लिफ आपका इंडिया और पाकिस्तान, मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ है, आपको ध्यान है। मेन रहीम की बात करें तो मेन रहीम रेखा किस तो मेन रहीम जो है रूस और फिनलैंड के बीच में आपका है। फिनलैंड नोट कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट है। मेन रहीम रेखा रूस और फिनलैंड। और डूरंड रेखा जो है वो किसके बीच में है। तो डूरंड रेखा की बात कर ले तो डूरंड रेखा आपकी बात कर ले तो डूरंड जो रेखा है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ओके, तो ये नोट कर लीजिए, पाकिस्तान अफगानिस्तान। ओके, चलिए अब मैं यहाँ पे दिखा दूँ। मैकमोहन भारत चीन, रेडक्लिफ भारत पाकिस्तान, मेन रहीम रूस और फिनलैंड, और डूरंड जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ओके, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है आपके यहाँ पे ज़्यादातर सिंधु मोहरों में किसको दर्शाया जाता है। ज़्यादातर सिंधु मोहरों में किसको दर्शाया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए में दे रखा है बाघ को, बी में दे रखा है कुबरी बैल एवं एक श्रृंगी बैल, सी में दे रखा है कुबरी बल और डी में दे रखा है हाथी। तो ज़्यादातर सिंधु मोहरों में किसको दर्शाया जाता है वो आपको बताना है, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो ज़्यादातर सिंधु मोहरों में किसको दर्शाया जाता है भाई साहब। तो राइट आंसर आपका जो होने वाला है वो क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो वो है कुबरी बैल एवं श्रृंगी बैल, क्योंकि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन ए में दे रखा है 1931, बी में दे रखा है 1929, सी में दे रखा है 1935 और डी में दे रखा है 1932। चलिए राइट आंसर देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ उस पर हस्ताक्षर मतलब सिग्नेचर किए गए, वो कब किए गए गांधी इरविन समझौता 1931 में, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके मॉक टेस्ट। इस सेकंड वाले मॉक टेस्ट में कितने आंसर आपके करेक्ट हुए हैं फटाफट बताइए कि इस मॉक टेस्ट में 5 में से कितने। 5 में से अगर 4 सही हो रहे हैं, 5 सही हो रहे तो अच्छा खासा आपकी तैयारी चल रही है। ओके, 4-5 चल रहे हैं। दोनों मॉक टेस्ट मिला के 10 क्वेश्चन, 10 में से अगर आपके 8 आ रहे हैं तो ठीक ठाक है, 9 आ रहे हैं तो बेहतर है, और 10 आ रहे हैं तो 10 में से 10 आ रहे हैं तो भाई साहब टॉप क्लास की तैयारी है। आप ऐसे ही तैयारी जारी रखिए, बिल्कुल भी भटकिए नहीं। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे मॉक टेस्ट आपका किसका, साइंस का, जो कि आपका 5वां मॉक टेस्ट होने वाला है यहाँ पे साइंस का, जो कि 5वां मॉक टेस्ट रोज तांडव मतलब रोज तांडव 5वां मॉक टेस्ट, इससे बाहर कुछ भी नहीं। साइंस का पेपर पूरा का पूरा कोस्ट गार्ड का यहाँ पे लीक हो रहा है, चाहे वो आपने डीबी का फॉर्म भरा है, जीडी का फॉर्म भरा है, यांत्रिक का फॉर्म भरा है। चलिए स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन तक हो गया था, 41वां क्वेश्चन मतलब कि मॉक टेस्ट नंबर 5वां डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या है। चलिए बताइए भाई साहब, क्लोरोफॉर्म का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है CF2Cl2। थोड़ा सा ये मिस्टेक, जहाँ पे 2 दिखाई देगा या 3 दिखाई दे उसको ऐसे समझ लीजिएगा, CF और 2 और फिर Cl2, इस तरीके से ये दिया गया है। और ये दिया गया है CCl4। ओके, तो इस तरीके से है। और ये है CH3Cl इसको, और ये सॉरी ये T कहाँ से आ गया भाई साहब, CHCl3 है, ये T नहीं है, टॉन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। चलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको देखते हैं सबसे पहले कौन देता है। तो क्लोरोफॉर्म का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होता है CHCl3, जो कि ऑप्शन डी। यहाँ पे ऑप्शन डी में ये
टॉ दे रखा है जो ये मिस्टेक है, तो आपको नोट कर लेना है, डी आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ, CHCl3 CHCl3 क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र। चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 2 पे, जो कि 42 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 और क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में कौन सा रोग जल जनित नहीं है? जल जनित नहीं है, आपको बताना है कौन सा रोग जो है जल जनित नहीं। ऑप्शन ए में दे रखा है आंत ज्वर, बी में दे रखा है अमीबा पेचिस, और सी में दे रखा है हैजा, और डी में दे रखा है दमा। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा देखते हैं। सबसे पहले कौन बताता है कि कौन सा रोग जो है जल जनित नहीं है? तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन देता है आंसर इसका। तो जल जनित जो नहीं है वो कौन है, तो मैं आपको बता दूं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दमा। क्या हो जाएगा? दमा हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दमा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके किस पे, 43 पे, मतलब कि तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। भाई साहब अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो लाइक कर दीजिए। भाई साहब कॉमेडी तो चलेगा नहीं कि आपको मज़ा आएगा, मज़ा आना चाहिए इसमें भी। अगर मज़ा आ रहा है तो समझिए आपको पढ़ने में मन लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है तो आपको कहीं भी मज़ा नहीं आने वाला है। इन्फ्लूएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है आपको बताना है। इन्फ्लूएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए में दे रखा है विषाणु, बी में दे रखा है जीवाणु, सी में बैक्टीरिया, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इन्फ्लूएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है आपको बताना है, और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। इन्फ्लूएंजा बीमारी किसके द्वारा होती है? विषाणु, जीवाणु, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है 3, मतलब कि 43 ऑफ इसका राइट आंसर जो इन्फ्लूएंजा बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो विषाणु के कारण, जो कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड क्वेश्चन नंबर एक बार 4 बढ़ने से पहले एक बार लाइक कर देंगे सभी लोग, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। एंड शेयर एक बार कर दीजिए, फटाफट शेयर करिए, तो शेयर करिए एक बार, शेयर करिए जल्दी से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एंड कौन सा सल्फेट नीले रंग का होता है आपको बताना है कि इसमें जो सल्फेट है वो कौन सा सल्फेट जो है नीले रंग का होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है सोडियम सल्फेट, बी में दे रखा है पोटासियम सल्फेट, सी में दे रखा है कॉपर सल्फेट, और डी में दे रखा है कैल्शियम सल्फेट। तो देखिए सबसे पहले कौन बताता है कौन सा सल्फेट नीले रंग का होता है? सोडियम सल्फेट, पोटासियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो मैं आपको बता दूँ जो नीले रंग का सल्फेट होता है वो कौन सा होता है भाई साहब? तो होता है कॉपर सल्फेट, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 45 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में क्या दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। क्वेश्चन 45 है, यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg हो तो चंद्रमा पर कितना होगा आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके पीछे एक लॉजिक भी है। यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन 60 kg हो तो चंद्रमा पर कितना होगा? ऑप्शन ए में दे रखा है 10 kg, बी में दे रखा है 30 kg, सी में दे रखा है 20 kg, और डी में दे रखा है 60 kg। और देखते हैं सबसे पहले इसका राइट आंसर कौन देगा। ओके, इसका राइट आंसर कौन देता है? तो पृथ्वी पर यदि किसी वस्तु का 60 kg वजन हो तो चंद्रमा पर इसका वजन पूछ रहा है। ओके, वो आपको बताना है कितना होगा। देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों ही आपके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। एक तो पूछता है वजन, ओके, और एक पूछता है भार। जब आपसे mg पूछेगा, mg एक पूछता है, ओके, और एक पूछता है भार और वज़न, दोनों में ही अंतर है। ओके, तो सिर्फ m पूछे g पूछे तो आपका अंतर है इसमें। ओके, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे पूछ रहा है वज़न। ओके, वज़न पूछ रहा है तो 60 kg पूछ रहा है, मतलब कि आपका अगर यहाँ पे आपका है 60 kg वज़न, तो गुरुत्वीय त्वरण जो होता है वज़न आपका, और एक पूछता है आपका जिस तरीके से मैंने बताया आपको, अगर सिर्फ मास पूछेगा तो आपका तो वही हो जाएगा मास। ओके, क्योंकि अगर आपसे पूछ ले mg, मतलब कि अगर पूछ ले वज़न पूछ रहा है तो वज़न का मतलब पूछेगा, तो यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण होता है चंद्रमा पर 1/6 होता है, और 1/6 होता है, और मास दे रखा है कितना 60 kg, तो यहाँ पे 1/6 तो 60/6 हो जाएगा, और 10 यहाँ पे आ जाएगा कट के, जो कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है वज़न को लेके यहाँ पे, तो mg यहाँ पे ध्यान रखना है, 1mg यहाँ पे, और g यहाँ पे 1/6 होगा, 1/6 होगा, तो मास यहाँ पे 60 kg 1/6, और यहाँ पे मतलब कि 10 kg आंसर आपका राइट हो जाएगा। ओके, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में दे रखा है हीरा विद्युत का है। क्या है भाई साहब हीरा क्या है विद्युत का? ऑप्शन ए में दे रखा है कुचालक है, ऑप्शन बी में दे रखा है सुचालक है, सी में दे रखा है उभयधर्मी, और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि हीरा विद्युत का क्या है।
ओके, तो हीरा विद्युत का है भाई साहब, क्या है भाई साहब, जल्दी से जल्दी बता दीजिए कि हीरा विद्युत का है, कुचालक है, सुचालक है, उभयधर्मी है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है 6 मतलब कि 46, और 46 का देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है राइट आंसर। तो जो हीरा है विद्युत का क्या है भाई साहब, वो है कुचालक, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 47 मतलब कि 7 नंबर क्वेश्चन पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका दे रखा है कि रुधिर एक उत्तक है। क्वेश्चन नंबर 47 मतलब कि 7 नंबर क्वेश्चन है कि रुधिर एक क्या है, रुधिर एक भाई साहब उत्तक है, और इसका क्या है, ऑप्शन ए में दे रखा है कि मांसपेशिया उत्तक है, बी में दे रखा है संयोजी उत्तक है, सी में दे रखा है एपिथीलियम उत्तक है, और डी में दे रखा है तंत्रिका उत्तक है। तो रुधिर एक उत्तक है, मांसपेशिया उत्तक, संयोजी उत्तक, एपिथीलियम उत्तक या फिर तंत्रिका उत्तक। देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर देता है। क्वेश्चन नंबर है 7, और 7 का राइट आंसर कौन देता है। तो जो रुधिर एक उत्तक है, कौन सा उत्तक है, मांसपेशिया, संयोजी, एपिथेलियम या फिर तंत्रिका। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संयोजी उत्तक, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 में दे रखा है कि निम्न में से किसके कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। तो ऐसा कौन सी वस्तु मान लीजिए या कौन सी चीज़ है जो कि ऑप्शन ए, बी, सी में, डी में दे रखा है, जिसके कारण जो है आपका जो रक्त होता है मतलब कि ब्लड होता है वो लाल आखिर क्यों होता है। ऑप्शन ए में दे रखा है आयरन के कारण होता है क्या, ऑप्शन बी में हीमोग्लोबिन दे रखा है, सी में कैल्शियम दे रखा है, डी में श्वेत रक्त कणिकाएं दे रखा है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर देता है, जो निम्न में किसके कारण रक्त का रंग जो होता है वो लाल होता है। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका रक्त का लाल होता है रंग, जो लाल रंग होता है ब्लड, वो क्यों होता है, तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, जो कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 9 पे, एंड क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 में दे रखा है। तो चलिए 9 हम पढ़ लेते हैं। बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। आपको बताना है बायोगैस जो होता है उसमें कौन सी गैस की मात्रा जो है सर्वाधिक मतलब कि सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक होती है, वो आपको बताना है। देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। ऑप्शन ए में दे रखा है एथेन, बी में दे रखा है मेथेन, सी में प्रोपेन और डी में एसिटिलीन। तो चलिए बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, और फटाफट आंसर दीजिए कौन देखता है, देते हैं आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है और क्वेश्चन है 49। तो बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा अत्यधिक होती है, और सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए मैं आपको बता दूँ जो इसका राइट आंसर होने वाला है क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो बायोगैस में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो वो होती है भाई साहब मेथेन, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पे, जो कि पहले मॉक टेस्ट का मतलब कि 5वां नंबर मॉक टेस्ट का आपका लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, 10वां नंबर समझ लीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। ये क्वेश्चन मतलब कि मोबाइल से लिखने में, मैं मोबाइल से ही टाइपिंग वगैरह सारा कुछ क्वेश्चन को तैयार करता हूँ, तो ये जो क्वेश्चन लिखने में प्रॉब्लम आ रहा था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको क्या किया, थोड़ा सा इसको मैंने इस तरीके से मतलब कि पिक्चर क्लिक करके इसको रख लिया, क्योंकि क्या हुआ कि ये मुझे टाइप करने में बहुत ज़्यादा मोबाइल से प्रॉब्लम हो रहा था। तो 17 यहाँ पे देख सकते हैं क्लोरीन, यहाँ पे 35, 17 इस तरीके से में न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन ए में दे रखा है 17, बी में 35, सी में 18 और डी में कितना 19। ओके, तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। ऑप्शन 17, 35 और 18 और यहाँ पे 19 न्यूट्रॉनों की संख्या बतानी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको कैसे निकालना है आप बताइए जल्दी से जल्दी। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन आपको HW ये आपके लिए है, और अगर कोई नहीं बताएगा तो मैं आपके नेक्स्ट पार्ट में आपको इसको क्लियर कर दूंगा। आप लोग ज़रूर एक बार याद दिलाइएगा। वैसे इसका राइट आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका राइट आंसर होने वाला है, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो होगी वो आपका कितना होगा मैं आपको बता देता हूँ। ओके, इसमें राइट आंसर आपका 18 हो जाएगा। 18 आपका न्यूट्रॉनों की संख्या होगी, तो आपको निकाल के बताना है। ऐसे तो मैंने बता दिया, लेकिन आपको निकाल के बताना है। देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है। चलिए आपको जवाब देना है क्या, आपके ये 10 क्वेश्चन हुए साइंस के, और 10 क्वेश्चन में से आपके कितने सही हुए। चलिए फटाफट एक बार स्कोर बताइए, एक बार स्कोर बताइए आपका कितना आंसर हुआ। आंसर आपका 10 में से कितना सही हुआ। 8 है तो भाई साहब ठीक ठाक चल रहे तैयारी, 9 है तो बेहतर है आप, और
10 अगर स्कोर किया है 10 आउट ऑफ 10 तो भाई साहब टॉप लेवल की तैयारी चल रही है, आपको तैयारी करते रहना है, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड एक बार फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए। PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा तो वहाँ पे ऐड हो जाइए, क्योंकि कोई भी आपको कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग जितना यहाँ पे डिटेल या फिर जो भी सॉल्यूशन यहाँ पे दिया जाता है आपके कोस्ट गार्ड के रिगार्डिंग डाउट वगैरह का, वो आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए मॉक टेस्ट नंबर स्टार्ट करेंगे आपका 6ठा, जो कि यहाँ पे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। इससे बाहर कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। अब रोज़ तांडव होगा तो मतलब कि तांडव होगा। 6 बजे से रोज़ आपको आ जाना है। पहले जीके का डिस्कस करेंगे 2 मॉक टेस्ट और फिर साइंस का डिस्कस करेंगे 2 मॉक टेस्ट। ओके, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 51 से। 51 से इसलिए क्योंकि ये मॉक टेस्ट होने वाला है नंबर 6ठा। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसको मान लीजिए, किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होते हैं? आपको बताना है किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है न्यूट्रॉन, बी में प्रोटॉन, सी में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन और डी में दे रखा है इसमें से कोई नहीं। तो चलिए बताइए किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होते हैं। और सबसे पहले राइट आंसर देखते हैं। सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है? किसी तत्व के समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों, और इसमें से कोई नहीं। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई साहब, जल्दी से बताइए। तो समस्थानिक आइसोटोप में क्या समान होते हैं? तो वो समान होते हैं आपके, जल्दी से बताइए। मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो हो जाएगा प्रोटॉन, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पे, मतलब कि 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। मॉक टेस्ट नंबर है 6ठा और क्वेश्चन नंबर है 2, मतलब कि 52। कार्बन के सबसे शुद्ध रूप को क्या कहते हैं? आपको बताना है जो कार्बन होता है उसके सबसे शुद्ध रूप मतलब शुद्धतम रूप को क्या हम कहेंगे? ऑप्शन ए में दे रखा है हीरा कहेंगे क्या शुद्ध रूप को, कोयला कहेंगे, सी में कहेंगे राख और डी में करेंगे ग्रेफाइट। तो देखते हैं इसका राइट आंसर कौन देता है। कार्बन के सबसे शुद्धतम रूप को हम क्या कहेंगे आपको बताना है। तो कार्बन का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो कौन सा होता है, वो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो चलिए राइट आंसर कौन होगा? कार्बन का शुद्धतम रूप जो होता है कोयला, राख या फिर ग्रेफाइट। तो मैं आपको राइट आंसर बता दूं, चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए। तो मैं आपको बता दूं जो कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप होता है वो आपका क्या होता है, वो होता है हीरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हीरा किस चीज़ का अपरूप है? तो कार्बन का ही अपरूप है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो हीरा किस चीज़ का अपरूप है? तो ये कार्बन का अपरूप है, आपके एग्जाम में मिलता है देखने को। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 पे। और क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा यौगिक नहीं है। ओके, ऑप्शन ए में दे रखा है NaCl, बी में दे रखा है Fe और सी में दे रखा है H2SO4। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, हो सकता है आपको लिखने में प्रॉब्लम हो। और डी में दे रखा है CaCO3 इस तरीके से दे रखा है ऑप्शन। और ये हाथ से ही, मतलब कि मोबाइल से ही सारा कुछ टाइपिंग वगैरह करते हैं, सो ये टाइपिंग मोबाइल में संभव नहीं हो पाता है इस तरीके से लिखना। तो H2SO4, CaCO3, Fe, NaCl। तो देखते हैं सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक नहीं है। कौन यौगिक नहीं वो आपको बताना है। ओके, तो चलिए 53 क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा लोहा, जो कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि Fe। चलिए चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे, मतलब कि 54 पे। चलिए 54 पे क्वेश्चन जो दे रखा है वो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 54 में दे रखा है आपका कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। चलिए विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है। ओके, ये क्वेश्चन मैंने कई बार करा दिया तो शायद आपको गलती नहीं होनी चाहिए, एक बार बताइए। ऑप्शन ए में दे रखा है एसिटिक अम्ल, बी में लैक्टिक अम्ल, सी में एस्कॉर्बिक अम्ल और डी में इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है वो आपको बताना है और देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। तो विटामिन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, ये फिक्स है, लिख लीजिएगा। तो ये VVI क्वेश्चन है, जितने भी विटामिन से या रोग वाले संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम कहते हैं उसे क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं इसका रासायनिक नाम है वो एस्कॉर्बिक अम्ल। ओके, एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विटामिन, अगर आपको पूरा विटामिन वाला अगर चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, जीके का जादू एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसमें मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से
बता रखा है, जैसे कि आपको प्लेयर वाला मैंने बताया उसी तरीके से ट्रिक के माध्यम से बता रखा है कि कौन से विटामिन के कारण कौन से विटामिन के कारण भी कौन सी बीमारी होती है और किस विटामिन का कौन सा रासायनिक नाम है, वो ट्रिक के माध्यम से उसमें बता रखा है। तो एक बार जरूर विजिट कीजिए जीके का जादू प्लेलिस्ट, बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा, खासकर कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 55 मतलब कि 5वें नंबर क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन 5वां में दे रखा है कि बेरी बेरी नामक बीमारी किसकी कमी से होती है। जैसे मैंने बताया कि आपको एक रोग वाला क्वेश्चन आना ही है, ये फिक्स है आपके एग्ज़ाम में, तय है कि आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ओके, या फिर रासायनिक नाम से पूछ ले या फिर पीएच मान वगैरह ये सब। ऑप्शन ए में दे रखा है बेरी बेरी नामक विटामिन किस कमी के कारण से होता है, विटामिन ए। बी में दे रखा है विटामिन बी। सी में दे रखा है विटामिन सी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे सी लिख लीजिए। और डी में दे रखा है विटामिन डी। तो विटामिन किस कमी के कारण होता है, बेरी बेरी नामक रोग। तो मैं आपको बता दूं, जो बेरी बेरी नामक रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो मैं आपको ये बता दूं, मेरे ख्याल से सभी को पता भी होगा, विटामिन बी जो होता है वो होता है विटामिन बी की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। और ये सारे जितने हैं ना बीमारी वाले रोग वाले किसकी कमी से, ये आपको जीके का जादू प्लेलिस्ट एक बार मैं तो कहूँगा एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए, बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल मिलेगा। आप वहाँ पे एक बार जाके विजिट कीजिए। ओके, बहुत कुछ आपको ट्रिक के माध्यम से आपको याद करा जाए, चुटकियों में याद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 56 मतलब कि 6ठा नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। चलिए फिर से क्वेश्चन आ गया, आयोडीन की कमी से होने वाला रोग। ऑप्शन ए में दे रखा है रिकेट, बी में दे रखा है बेरी बेरी, सी में गोइटर और डी में दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, ओके तो आपको बताना है। वो देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। क्वेश्चन नंबर 6 और 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बता देना है। मैं इसको एक और नाम होता है जिसे लोग बोलते हैं यहाँ पे गले के पास फूलना वगैरह हो जाता है, घेंघा रोग भी बोलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि आयोडीन की कमी के कारण होता है, होगा घेंघा रोग जो भी है, बिहार वगैरह में बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, उसे बोलते हैं गोइटर रोग, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 7 पे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग देख लेते हैं। 7 में दे रखा है सोडा बनाने के लिए किस गैस का उपयोग होता है। आपको बताना है कि सोडा जो बनाया जाता है किस गैस के कारण मतलब कि उपयोग होता है, इसका क्यों लिए उपयोग होता है। चलिए बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है कि सोडा का जो उपयोग किया जाता है किसके लिए किया जाता है, क्या किस गैस को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है CO, ये आपको ध्यान रखना है। बी में दे रखा है SO2, जो कि इस तरीके से आपको दिखेगा लिखने को। और इसमें दे रखा है Cl2, ये 12 ना समझिएगा, Cl2 है और यहाँ पे है CO2। ओके तो चलिए इस तरीके से ये दिया गया है। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि मैं सारा कुछ मोबाइल से ही काम करता हूँ, तो टाइपिंग करने में प्रॉब्लम होता है, लैपटॉप वगैरह नहीं है और इतना बजट भी नहीं है कि लैपटॉप ले लिया जाए। सोडा बनाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है, HCO, SO2, Cl2 या फिर CO2। चलिए राइट आंसर क्या होगा देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। क्वेश्चन है 57। तो मैं बता दूं सोडा बनाने के लिए जिस गैस का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, तो वो आपका गैस है CO2, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 8 पे, क्वेश्चन नंबर 8 मतलब कि 58 पे, और देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ चुके हैं हम लोग 8 पे, और क्वेश्चन नंबर 8 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये जो दे रखा है आप लोग ध्यान दीजिएगा कि बल का सूत्र क्या है। आपको बताना है कि बल का रासायनिक सूत्र नहीं भाई साहब, बल का ये फिजिक्स का क्वेश्चन है आपका, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बल का सूत्र क्या है। ऑप्शन ए में दे रखा है F=m+a, मतलब कि F का मतलब फोर्स होता है, m का मतलब मास और a का मतलब एक्सीलरेशन त्वरण होता है। तो एक बार नोट कर दूं मैं यहाँ पे ताकि आपको ध्यान में रहे। ए का मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन जिसे हिंदी में त्वरण बोलते हैं, और एफ का मतलब यहाँ पे फोर्स मतलब कि बल बोलते हैं, और यहाँ पे ए हो गया। एम का मतलब मास मतलब कि इसे द्रव्यमान बोलेंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। ओके तो उसी तरीके बी ऑप्शन में दे रखा है कि F=m/a, सी में दे रखा है F=m-a और डी में दे रखा है F=ma। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बल का सूत्र क्या है, और देखते हैं सबसे पहले कौन राइट आंसर देता है। तो चलिए मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है बल का रासायनिक, जो मतलब बार बार रासायनिक याद आ रहा है, इसका रासायनिक नहीं मतलब कि बल का जो सूत्र होता है वो होता है F=ma।
वैसे बहुत सारे लोग ऐसे ही भी याद कराते हैं या फिर बच्चे याद करते हैं। एफ से फादर, एम ए से मम्मा, मतलब ये फादर मम्मा इस तरीके से आपको याद करते हैं। बट उतना दिमाग लगाने की, हर चीज़ पे दिमाग फोकस करे तो ज़्यादा बेहतर है कि इसको डायरेक्ट याद करें। एफ इज़ इक्वल टू एम ए, एफ इज़ इक्वल टू एम ए, ये नहीं कि पापा मामा करने लगे और जितना है उसको और खिचड़ी कर दे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9 पे, जो कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा इस मॉक टेस्ट का, इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 59, हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है। हाइडल जो पावर स्टेशन होता है उसमें ऊर्जा का स्रोत आपको बताना है, सोर्सेस आपको बताने हैं, ऊर्जा का, एनर्जी का आपको क्या बताना है, एनर्जी का आपको सोर्स बताना है, सोर्सेस बताना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर देता है। ऑप्शन ए में दे रखा है कोयला, बी में दे रखा है डीजल, सी में दे रखा है पानी और डी में दे रखा है अणुशक्ति। देखिए सबसे पहले राइट आंसर कौन देता है कि हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है। हाइडल पावर स्टेशन में ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला, डीजल, पानी, अणुशक्ति। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वो क्या होगा। तो हाइडल पावर स्टेशन में जो ऊर्जा का स्रोत है, एनर्जी का जो स्रोत है वो है आपका पानी, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम चलेंगे इस प्रैक्टिस सेट के मतलब कि 6ठे नंबर मॉक टेस्ट के लास्ट नंबर क्वेश्चन पे। और लास्ट नंबर क्वेश्चन में आपका दे रखा है, लास्ट नंबर क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है तो वो भी देख लीजिए आप लोग। और एक बार ज़रूर लाइक कर दीजिए, अभी तक आपने नहीं किया है शेयर कर दीजिए। आकाशीय पिंडों को देखने का यंत्र, आकाशीय जो पिंड को देखा जाता है तो किस यंत्र से देखा जाता है। ऑप्शन ए में दे रखा है पेरिस्कोप, बी में दे रखा है टेलीस्कोप, सी में दे रखा है गायरोस्कोप और डी में दे रखा है बाइनोकुलर। चलिए राइट आंसर क्या होगा आपको बता देना है कि आकाशीय पिंडों को देखने के लिए किस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं, पेरिस्कोप, टेलीस्कोप, गायरोस्कोप, बाइनोकुलर। तो चलिए राइट आंसर क्या होगा तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है टेलीस्कोप, क्योंकि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट बताइए कि आपके जो 6ठे मॉक टेस्ट में 10 में से कितने सही हुए, 10 में से कितने सही हुए। मैं आपको जैसे कि बताता हूं कि 8 में अगर सही है, आपका 8 क्वेश्चन सही है तो आपके बेहतर है तैयारी, 9 है तो सबसे बेहतर तैयारी है और 10 है तो टॉप लेवल पे तैयारी आपकी चल रही है। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, 8, 9, 10 आ रहा है तो ओके। चलिए आप लोग को उसी तरह तैयारी करते रहना है और टोटल बता दीजिएगा 20 में से साइंस के कितने आपके आंसर सही हुए, 20 क्वेश्चन में कितने सही हुए और जीके में आपके 10 में से कितने सही हुए, मतलब कि टोटल हो गए 30 और 30 में से आपके कितने सही हुए वो एक बार बता दीजिए कि 30 में से आपके कितने सही हुए। चलिए एक बार बताइए तो कमेंट सेक्शन बताइए। सबसे पहले कौन देखते हैं कि किसका ज़्यादा आंसर आता है, फटाफट बताइए। चलिए बताइए कि किसका सबसे ज़्यादा है। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। सपना है कोस्ट गार्ड में ही जाना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। और कल वाली क्लास का आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया है तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है टेलीग्राम पे पीडीएफ, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिलेगा तो वहाँ पे ऐड होना मिस ना करिएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। सपना है कोस्ट गार्ड है तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।